अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू नवाज़ यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट परविशा सईद। सूबाई मुकाबले का इम्तिहान हो या सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज, इस इम्तिहान में अपीयर होने वाले नौजवानों की तादाद में हर साल बेतदरीज इजाफा देखने को मिलता है। बहुत से नौजवान, बहुत से कैंडिडेट्स हर साल पीएमएस और सीएसएस के इम्तिहान में अपीयर होते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे खुशकिस्मत कैंडिडेट्स हैं जो इस कठिन सफ़र के तमाम मराहिल को खुश असलूबी और साबित कदमी से तय करने के बाद कामयाब होते हैं। आज हमारे साथ ऐसे ही एक खुशकिस्मत नौजवान आदिल रियाज गोंदल मौजूद हैं, जिन्होंने पीएमएस 2021 के इम्तिहान को पास किया है और उनका ताल्लुक पंजाब में मंडी महाउद्दीन से है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो आपके क्या तासुरात हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए जी, डेफिनेटली तासुरात अच्छे ही होते हैं। जब भी आप एक पाथ के थ्रू गुजरते हो, एक हार्ड वर्क करते हो और एक चीज़ अचीव करते हो, तो डेफिनेटली उसमें इंसान अपने आप पे भी प्राउड फील करता है और इसमें तमाम लोगों की दुआएं भी शामिल होती हैं और जब वो दुआएं पूरी होती हैं तो अच्छा ही फील होता है। तो आदिल, आप हमारे व्यूअर्स को, हमारे देखने वालों को अपने एजुकेशनल और फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताइए। बेसिकली मैं मंडी महाउद्दीन से ताल्लुक़ रखता हूँ और मेरे जो वालिद हैं वो प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं और मेरी वालदा जो हैं वो प्रोफेसर हैं। और जहाँ तक मेरे एजुकेशनल करियर की बात है तो मैंने अपनी जो अर्ली एजुकेशन थी वो मंडी महाउद्दीन से ही हासिल की थी। लेटर ऑन मैंने ग्रेजुएशन जो है वो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से की, जहाँ से मैंने बैचलर्स इन लॉ किया और आफ्टरवर्ड्स मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस भी किया था। ठीक है, तो आपने पॉलिटिकल साइंस से मास्टर्स किया और जैसे आपने अपने लॉ के बैकग्राउंड के बारे में बताया, लाइक आप एक लॉयर भी हैं, तो पीएमएस की इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली और आपको कैसे ख्याल आया कि आप अपने एक करियर को जो है वो चेंज करके और इसकी तरफ आएँ? मेरे ख्याल से लॉ का करियर और जो सिविल सर्विसेज का करियर है समहाउ अलाइंड है, क्योंकि मेरे मुताबिक इन दोनों के ऑब्जेक्टिव सेम बनते हैं। एक नॉर्मल इंसान जब सोसाइटी के अंदर देखता है तो डिफरेंट इश्यूज कर रहे होते हैं, लेकिन एक ऑर्डनरी इंसान इस शायद स्टेटस पे नहीं होता, इस पोजीशन पे नहीं होता कि वो कुछ पे बैक कर सके सोसाइटी को। तो मेरे ख्याल से बीइंग अ लॉयर भी जो मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि आप सोसाइटी को कुछ पे बैक कर सकें थ्रू जस्टिस, थ्रू रूल ऑफ लॉ। और इन द सिमिलर वे जब आप सिविल सर्विसेज में आते हो तो भी आपका काम कहीं ना कहीं इसी चीज़ से अलाइंड होता है, क्योंकि आपने पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करना होता है, आपने समहाउ कम्युनिटी की सर्विस में अपना जो है वो रोल प्ले करना होता है और सोसाइटी को एक बेहतर तरीके से चेंज करने की कोशिश करनी होती है। तो मेरे ख्याल से ये दोनों आपस में अलाइंड थे, तो मुझे ज़्यादा मुश्किल नहीं फील आई शिफ्ट करने में या इस सिविल सर्विसेज में आने में। तो मतलब मुकाबले का इम्तिहान की ख्वाहिश आपकी अपनी थी या जैसे पीयर प्रेशर होता है या पेरेंट्स भी हमें फोर्स करते हैं कि नहीं आपने ये करना है? तो क्योंकि आपने बताया कि आपकी वालदा भी प्रोफेसर हैं, आपने वालिद के बारे में भी बताया, तो उनकी तरफ से था या आपका अपना ख्याल? नहीं, मैं शुरू से ही मेरी स्पेसिफिकली फैमिली की तरफ से एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से या करियर पॉइंट ऑफ व्यू से कभी किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं आया। अल्टीमेटली ये मेरी अपनी पर्सनल चॉइस थी कि मैंने सिविल सर्विसेज में जाना। ठीक है, तो मतलब नॉर्मली चाहे वो सीएसएस का एग्ज़ाम हो या पीएमएस हो, ये समझा जाता है कि बहुत ही कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको उसके लिए नॉलेज भी चाहिए, इंटेलेक्ट भी चाहिए। तो अब जो हमेशा से अच्छे स्टूडेंट्स रहे हैं वो ही इसको कर सकते हैं। तो बचपन में कैसे स्टूडेंट थे आप? शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा स्टूडेंट था। आई वॉज द टॉपर इन माई स्कूल एज वेल इन माई कॉलेज और इवन यूनिवर्सिटी में कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से भी और इवन यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से भी मैंने अपनी ग्रेजुएशन और मास्टर जो है वो विद 4 आउट ऑफ 4 CGPA से की है। तो अल्टीमेटली वो एक मतलब अच्छा पॉइंट में एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट ही थे कहा जा सकता है। ठीक है, तो पीएमएस की आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट थी या ये आपकी सेकंड अटेम्प्ट? पीएमएस की मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट थी। ठीक है, और आपने सीएसएस भी दिया या सिर्फ पीएमएस से दिया? जी, मैंने सीएसएस में भी अपीयर हुआ और अभी उसका भी रिजल्ट अवेटिंग है। ठीक है, तो हमारे देखने वालों को आप हमें बताइए कि सीएसएस और पीएमएस में बेसिकली क्या डिफरेंस है इन दोनों एग्ज़ाम में। और ये समझा जाता है कि जो पीएमएस का इम्तिहान है वो सीएसएस की निस्बत थोड़ा आसान है। सीएसएस और पीएमएस में मेजर जो डिफरेंस है वो यही है कि आपकी सेंट्रल सर्विसेज हैं यहाँ पर और यहाँ पर चूँकि आप ये सबको आइडिया है इस चीज़ का कि कोटा सिस्टम पे बेस करता है और समहाउ आपके सीएसएस के अंदर आपके एलोकेशन के ग्रुप्स बहुत ज़्यादा होते हैं, आपके 12-13 ग्रुप्स हैं। जबकि आप जब
पीएमएस की तरफ जाते हो, स्पेसिफिकली पंजाब के पीएमएस की बात करते हो, तो पहले यहाँ पर सिर्फ एक ग्रुप हुआ करता था, लेकिन अभी इन्होंने एक और ग्रुप ऐड कर दिया एक्साइज और टैक्सेशन का, तो समहाउ वहाँ पर आपकी जो स्कोप है वो थोड़ी लिमिटेड हो जाती है एज कम्पेयर टू योर चॉइस ऑफ द ग्रुप। लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली कंपेयर करें पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को और पीएमएस को, तो आपको कहीं ना कहीं वो ग्रुप आपस में अलाइंड होते नजर आते हैं। और जहाँ तक ये बात है कि एक ये मैं मिथ भी समझता हूँ कि सीएसएस से मुश्किल है आसान है पीएमएस, तो मेरे ख्याल से तो दोनों जो एग्ज़ाम हैं उनकी अपने लेवल ऑफ एक कम्पिटिटिवनेस है, अपने लेवल ऑफ वो एक उनका एक प्रोसीजर है, थोड़े से सिलेबस के साथ और थोड़ा सा मे बी कंपल्सरी कोर्सेज का फ़र्क ज़रूर है। बट जब आप पीएमएस पंजाब की बात करते हो, चूँकि वो सारे पंजाब के कैंडिडेट्स हैं, तो ये हम सीएसएस में भी देखते हैं कि पंजाब के कैंडिडेट्स के दरमियान समहाउ जो कंपटीशन है वो ज़्यादा होता है। तो जब वो वही सारे के सारा कैंडिडेट जो है वो पीएमएस में आता है, तो अल्टीमेटली आपका वो एक कंपैरेटिव जो कम्पिटिटिवनेस है वो बढ़ जाती है। बिल्कुल। अच्छा आदिल, बताइए कि आपके पीएमएस में ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कौन से थे? मेरे पीएमएस के अंदर ऑप्शनल सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस था, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था और पंजाबी था। ठीक है। और पॉलिटिकल साइंस में क्योंकि आपका बैकग्राउंड भी था, आपने उसमें मास्टर्स भी किया है, तो आपको कितना एडवांटेज हुआ पॉलिटिकल साइंस ऑप्ट करने का? देखिए जी, आपका जो अपना एक बैकग्राउंड होता है जिसके अंदर आपकी डिग्री होती है और स्पेसिफिकली वो आप ऑप्ट करते हो, तो अल्टीमेटली आपके ऊपर से एक पूरे ऑप्शनल का बर्डन खत्म हो जाता है। और आप मेरे ख्याल से उन तमाम कैंडिडेट से एक अच्छी पोजीशन पे होते हो कि मैं ये पेपर उनसे बहुत अच्छा प्रेजेंट कर सकता हूँ। और मैं इसीलिए समझता हूँ कि आपको जो आपकी अपनी स्पेसिफिकली बैकग्राउंड हो वो तो आपको ज़रूर ऑप्ट करना चाहिए, क्योंकि उसमें एक तो आपकी प्रिपरेशन का टाइम बचता है, दूसरा आपके मार्क्स जो हैं वो ज़्यादा मैक्सिमाइज हो सकते हैं उसमें। ठीक है। और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के बारे में एक स्कोरिंग ट्रेंड भी सीएसएस में और पीएमएस में होता है, तो आपको क्या लगता है कि स्कोरिंग ट्रेंड कोई मिथ है या वाकई में ऐसा है कि हर साल जो है वो सब्जेक्ट्स का स्कोरिंग ट्रेंड चेंज हो रहा होता है? देखें, मेरे ख्याल से तो स्कोरिंग ट्रेंड एक ऐसी चीज़ है जिसको प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। जिसको हम स्कोरिंग ट्रेंड करते हैं कि जी पेपर अप्लाइड आ गया, तो या फिर ये हो गया कि आपके चेकिंग कुछ क्राइटेरिया जो है वो ज़रा सख्त हो गया, तो हम उसको ज़रा स्कोरिंग ट्रेंड के अंदर लेकर आ जाते हैं। तो वो मेरे ख्याल से माइंडसेट किसी भी एग्जामिनर का पढ़ना बहुत मुश्किल है। हमारे पार्ट पे, और मैंने भी यही स्ट्रैटेजी अपनाई थी कि हमारे पार्ट पे सबसे बेहतर ये है कि मैं ये पेपर अगर किसी एक ऑप्शनल का या किसी कंपल्सरी का मैं पेपर करके आ रहा हूँ, तो मुझे ये इंश्योर करना होगा कि मेरे वो तमाम के तमाम 30,000 जो बाकी कैंडिडेट्स हैं उनसे मेरा अच्छा पेपर हो। और अल्टीमेटली फिर चूंकि कंपैरेटिव मार्किंग है, समहाउ कंपैरेटिव स्कोर आता है, क्योंकि मेरिट भी कंपैरेटिव है, तो एटलीस्ट आप बाकियों से तो बेहतर एक पोजीशन पे होते हो। ऐसा है। और क्योंकि जो पीएमएस के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, लाइक वो तीनों सब्जेक्ट्स आपने 200 मार्क्स के ऑप्ट करने होते हैं, तो 200 मार्क्स के सब्जेक्ट के लिए आपको एक अच्छे खासा एक रिसोर्सेज चाहिए जहाँ से आप अपना कंटेंट जो है वो इकट्ठा करें। तो पॉलिटिकल साइंस में तो चलें आपकी डिग्री थी, इसके अलावा पब्लिक एड और पंजाबी जो आपने सब्जेक्ट ऑप्ट किए, उसके लिए आपने अपने रिसोर्सेज कौन से रिसोर्सेज थे जहाँ से आपने अपना डेटा जो है वो कंटेंट इकट्ठा किया? मेरा तमाम ऑप्शनल्स में सबसे पहली मेरी यही स्ट्रैटेजी थी कि मैं उन तमाम नोट्स से, उन तमाम बुक्स से ज़रा दूर रहा जो कहीं ना कहीं एरर्स से जिनके अंदर या किसी और बंदे की तरफ से वो बनाई गई थी। अमूमन हम कैंडिडेट्स जो हैं वो एक गलती करते हैं, हम कहते हैं अपने सीनियर्स को कह देते हैं या अपने साथ वाले को कह देते हैं यार अपने नोट शेयर कर दो। उन नोट से ये मसला होता है कि उसकी अपनी एक स्ट्रैटेजी थी ज़हन में कि मैंने ये नोट्स बनाए, तो मैंने तो जितनी भी तैयारी की वो मैंने रिकमेंडेड बुक्स से की। जो आपके सीएसएस का है या पीएमएस का सिलेबस है, नीचे रिकमेंडेड बुक्स हैं, आप उन बुक्स से उठाओ और अपने नोट्स बनाते चले जाओ। और अल्टीमेटली आपको साथ आप अगर ये देखते हो कि मैंने कोई कंटेम्प्रेरी इश्यूज डिस्कस करने हैं, हमेशा मेरे ख्याल से आप जब पेपर अटैम्प्ट कर रहे हो स्पेसिफिकली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, पॉलिटिकल साइंस का, तो कहीं ना कहीं आपको चेंजिंग ट्रेंड्स का ज़रूर पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में चीज़ें कैसे चेंज हो रही हैं। तो वो उस सेंस में आप जो है डिफरेंट जर्नल्स को देख सकते हो, डिफरेंट आर्टिकल्स को देख सकते हो, तो इन दोनों चीज़ों का अमलगम मेरे ख्याल से एक अच्छे नोट्स बना सकता है। ठीक है। और बाकी आपने कितना ड्यूरेशन, नॉर्मली जो भी एस्पायरेंट्स होते हैं इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने कितना वक्त दिया पढ़ाई को, दिन में कितने घंटे पढ़ते थे, और तो आपने टोटल अपना जो रिटर्न एग्जाम में आप अपेयर हुए तो कितना ड्यूरेशन था आपका जिसमें आपने पढ़ाई की कंसिस्टेंट रह के? मेरा कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट वो टाइम स्पैन बनता नहीं है, क्योंकि मैंने आई वाज इन माय 6th semester of my degree when I joined NOAA for the very first time।
तो वो तब मैं बहुत नेव था, मुझे नहीं चीज़ों का पता था, मुझे ये भी नहीं पता था कि शायद ऑप्शनल्स किस तरह सेलेक्ट करते हैं या किस ग्रुप में कौन से ऑप्शनल्स होते हैं। सो दैट वाज माय फर्स्ट इंट्रोडक्शन टुवर्ड्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। और लेटर ऑन फिर जब वो मैंने एक सेशन कंप्लीट किया, उसके बाद आई गेव माई सेल्फ एटलीस्ट 2 years to basically study those books, which were recommended in the CSS and PMS syllabus। और अगर आप लास्ट जो आखिरी स्ट्रैटेजी की बात करते हैं, जो लोग आखिर पे कहते हैं कि मैं 3 महीने लगाए या 2 महीने या 6 महीने लगाए, मेरे वो जो स्पैन था वो 9 महीने का था ऑलमोस्ट, जिसमें मैंने इस चीज़ को इस तरह डिवाइड किया था कि मैंने 3 महीने जो है वो नोट्स बनाने में लगाए, 3 महीने मैंने फिर प्रिपरेशन में लगाए और 3 महीने मैंने कंप्लीट मॉक्स देने में लगाए। और ऑलमोस्ट मैंने 150 to 160 कंप्लीट मॉक्स जो दे के मेरे एवैल्यूएट कराए, तो वो मेरा इस तरह से ज़रा जर्नी थोड़ी बड़ी बनती है बाकी एज कम्पेयर टू अदर। पढ़ाई में आप बहुत अच्छे थे और शायद पढ़ाई में आपका ज़्यादा दिल भी लगता था, जो आपने इतने अच्छे से जो है वो एक स्टेप बाय स्टेप गए कि पहले आपने नोट्स बनाए, फिर आपने मॉक्स भी दिए, तो आपने पूरा 3 महीने का जो टाइम पीरियड नोट्स मेकिंग में अपने लगाया। तो हमारे देखने वालों को अपनी थोड़ी नोट्स मेकिंग स्ट्रैटेजी के बारे में भी बताइए। मेरी बेसिकली जो नोट्स मेकिंग स्ट्रैटेजी थी वो 1 पेजर नोट्स थे। वो अमूमन ये होता था कि मैं डिफरेंट कलर्स के पेंसिल्स इस्तेमाल करता था। फॉर एग्जांपल मैंने अगर कोई फैक्ट लिखना है तो उसको मैंने रेड कलर से अगर लिख रहा हूँ, तो मैंने कोई उसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स लिखना है तो वो मैंने ग्रीन कलर में लिख रहा हूँ। तो वो ये था कि मेरे ऑलमोस्ट तमाम के तमाम वो शॉर्ट नोट्स थे। मतलब अगर मैं एग्जांपल दूँ तो आप मेरे पॉलिटिकल साइंस के नोट्स 24 पेजेस के हैं, और उससे मुझे ये फ़ायदा हुआ, वो उस पर थोड़ी मेहनत ज़रूर लगी कि मुझे वो थोड़ा छोटा करके लिखना पड़ा या उसको शॉर्ट करके लिखना पड़ा, थोड़ा रिफाइन करना पड़ा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको पता है जब पेपर आप दे रहे होते हो तो आपके पास एक पेपर रिवाइज करने के लिए 3 घंटे होते हैं, और उसमें भी शायद आप उस लेवल ऑफ कॉन्शियस में नहीं होता है कि आप वो सारे का सारा दोबारा से अंदर इनकलकेट कर लो। तो वो 3 घंटे मेरे ख्याल से, मेरी तो यही स्ट्रैटेजी थी, मैं 1 घंटे में किसी तरीके वो चीज़ें रिवाइज कर लूँ। तो वो जो 1 पेजर नोट्स हैं वो आपको रिवीजन में बड़ा हेल्प आउट करते हैं। और दूसरा ये कि जब आप अपनी तैयारी कर रहे होते हो तो वो बड़े आसान आपके लिए चीज़ें बना देते हैं, रेदर देन कि आप दोबारा से किताबें निकालो या कंप्रिहेंसिव नोट्स की तरफ जाओ। ठीक है, आदिल हमारे देखने वालों को इस बारे में भी बताइए, क्योंकि आजकल डिस्ट्रैक्शन के लिए बहुत सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, स्पेशली सोशल मीडिया या इंटरनेट की बात की जाए तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, इनफैक्ट जो CSS या PMS में भी अपीयर हो रहे हैं, जितने भी एस्पायरेंट्स हैं, उनको एक सोशल मीडिया जो है वो डिस्ट्रैक्ट करता है उनकी पढ़ाई से। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसने आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं किया और आपने इतने कंसिस्टेंट रह के अपनी पढ़ाई कर ली? मोटिवेशन क्या थी? मेरी स्पेसिफिकली मोटिवेशन वो मेरे टीचर थे, और ये मेरी वालदा भी कहती हैं कि जो आपकी सक्सेस है ना या आपकी जो पढ़ाई है वो 2 चीज़ों की वजह से होती है। एक आपके शौक की वजह से होती है, दूसरी आपकी ज़रूरत की वजह से होती है। तो वो कहीं ना कहीं हम सब में हमेशा इश्यू होता है जहाँ पर शौक की बड़ी कमी होती है। तो एट द बैक एंड आपके पास जब आपको एक नज़र आ रही हो चीज़ें कि मैंने एक चीज़ अचीव करनी है जिसकी आपको ज़रूरत है, तो डेफिनेटली वो चीज़ आपको कंसिस्टेंट रखती है। और जहाँ तक सोशल मीडिया की बात है तो वो एक कुछ कैंडिडेट्स ये करते हैं कम्प्लीटली वो सोशली आइसोलेट हो जाते हैं अपने आप को। मैं तो बिल्कुल ना, मैंने सोशल मीडिया छोड़ा था ना ये था कि सोशल सर्कल को कट डाउन किया था। 4th to 5th डे या 6th डे जब मुझे फील होता था कि नहीं आई नीड अ ब्रेक, तो मैं पूरे दिन की ब्रेक ले लेता था। बट उसका मतलब ये नहीं होता था कि बाकी पिछले 5 दिन मैं अपना काम नहीं कर रहा। तो वो आप 5 दिन अपना काम करो, 6 दिन काम करो, 7वें दिन आप बेशक ब्रेक लो, उसमें तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आई बिलीव आपको अपने आप को उन लोगों से सराउंड करना चाहिए जो समहाउ आपको मोटिवेट करें, आपको ज़रा पीछे ना लगे वो कि नहीं यू कैन डू दैट। तो वो अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि मतलब मुझे अपने सर्कल के अंदर, दोस्तों के अंदर ऐसे लोग मिले जो ना सिर्फ ये था कि मेरी प्रिपरेशन के दौरान वो मुझे इनकरेज करते थे, मुझे डरा धमका देते थे कि भाई मैं कॉल कर रहा हूँ वापस घर आपको यहाँ। और इवन यही वो लोग थे जो बाद में मेरे पेपर्स के दौरान मुझे लेके छोड़ के आना, लेके आना, रात को जागते रहना कि सुबह इसकी आँख नहीं खुलती। तो ऐसे दोस्त मेरे ख्याल से आपको बड़ा सरमाया होते हैं और आपकी सक्सेस में इनका बड़ा रोल होता है। बिल्कुल ऐसा ही है, तो दोस्त तो वाकई ब्लेसिंग होती है जो आपको सुबह उठा भी रहे हैं और लेके भी जा रहे हैं। तो चलिए, ये तो आपका वो सर्कल था जो आपको मोटिवेट कर रहा था इस एग्जाम के लिए। क्या आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा भी है जिसने खुद भी PMS और CSS पास किया है या इस एग्जाम की तैयारी आपके साथ की हो? जी, मेरा जितना सर्कल है वो सारे के सारे हम लोग इकट्ठे ही, जो कुछ मेरे साथ अभी उन्होंने दी हुई है अटेम्प्ट, और कुछ ऐसे थे जो पहले दे चुके थे और वो अभी दोबारा दे रहे हैं। तो हम सारे ऑलमोस्ट इसी एक सेम हमारा वो सोशल सर्कल था जो सारे एस्पिरेंट्स थे।
बिल्कुल। अच्छा, अब ये तो हमने आपके रिटन एग्जाम के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस की। इंटरव्यू के प्रोसेस के बारे में थोड़ा बताइए कि CSS और PMS के इंटरव्यू प्रोसेस में कोई डिफरेंस है या वो भी रिटन की तरह ऑलमोस्ट सेम होता है? विद माइन्यूट डिफरेंसेस, समहाउ जो आपका CSS का इंटरव्यू का प्रोसीजर है वो मेरे ख्याल से वो बाय ईयर चेंज नहीं होता। उन्होंने एक सेट ऑफ पैटर्न रखा हुआ है कि हमने एक प्रॉपर साइकोलॉजिकल के थ्रू जाना है, या उन्होंने एक स्पेसिफिकली कमांड टास्क और वो एक्सटेम्पोर स्पीचेस और आपकी ग्रुप डिस्कशंस और एवरीथिंग वो उस तरह आपकी चलती है। जबकि PMS का विद टाइम चेंज होता है। फॉर एग्जांपल अगर इस साल की हम बात करें तो इस साल हमारे कमांड टास्क नहीं हुए। ठीक है। इस साल somehow they restricted कि उन्होंने पहले रिटन साइकोलॉजिकल लिया हमसे, डे 2 के अंदर हमारी ग्रुप डिस्कशंस थी, एक्सटेम्पोर स्पीचेस थी और साइकोलॉजिस्ट के साथ हमारा इंटरव्यू था, और उसके फ़ौरन बाद हमारा जो था वो फाइनल इंटरव्यू हो गया। तो इस दफ़ा इन्होंने चीज़ें जो है वो PMS में कट डाउन की हैं। ठीक है। बट CSS का ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, वो पैटर्न चेंज नहीं करता। ठीक है। तो इंटरव्यू का जो एक प्रोसेस है और इंटरव्यू का जो एक नाम है वो भी थोड़ा सा खौफजदा करता है बच्चों को। तो जब इंटरव्यू में आपसे जो भी क्वेश्चंस किए गए, क्या आप उन सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से आपने लिया या उनको अच्छे से स्किप करने में भी कामयाब हुए? मेरा जो इंटरव्यू था वो ऑलमोस्ट अभी तक का जो ड्यूरेशन थी वो जब तक जहाँ तक पता चला है वो सबसे लॉन्गेस्ट था। इट टुक ऑलमोस्ट 28 मिनट्स, जो एवरेज थी वो 12 to 15 मिनट्स चल रही थी। और ड्यूरिंग दिस टाइम मेरे से तकरीबन 44 to 45 क्वेश्चंस किए गए, जिसमें से ऑलमोस्ट 4 मेरे क्वेश्चंस ड्रॉप किए मैंने, और उसका मुझे लिटरली कोई आइडिया नहीं था कि वो मैंने बाद में भी आके सर्च किए तो वो कोई स्ट्रैटेजिक स्टडीज से थे या किसी और सब्जेक्ट से थे। बाकी जो ऑलमोस्ट सब्जेक्ट थे, क्वेश्चंस थे, वो ऑलमोस्ट मुझे बहुत अच्छे तरीके से मैंने उनको आंसर किया। थोड़ा सा इसमें वो हुआ था चेंज के पहले 2 पैनलिस्ट मेंबर्स जो थे, पैनलिस्ट थे, उन्होंने मेरे से सारे क्वेश्चंस किए, ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस उन्होंने किए, तो वो मैं बड़े अच्छे जवाब दे दिए। ठीक है। तो वो तीसरे जो होते हैं वो आपको ज़रा करते हैं कि ज़रा इनका कॉन्फिडेंस चेक किया जाए, तो ये थोड़ी सी चेंजेस आती हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बाकी बहुत अच्छा गया था। तो आपकी नॉलेज के साथ साथ इंटरव्यू में आपका कॉन्फिडेंस अभी चेक हो रहा होता है, और कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी इंपॉर्टेंट है? डेफिनेटली देखें, आपका नॉलेज तब तक अगले बंदे तक डिलीवर नहीं हो सकता जब तक आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी नहीं है। ठीक है। और मेरे ख्याल से हम कम्युनिकेशन स्किल्स में सबसे ज़्यादा ये देखते हैं कि क्या बोलना है। हमें इंटरव्यू में ये भी देखना चाहिए कि क्या नहीं बोलना। ठीक है। कैंडिडेट्स और इवन डिफरेंट ये जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी ये बात करते हैं कि अमूमन कैंडिडेट्स अपने आप को खुद फंसा लेते हैं वो बातें करके जिनका उनका नॉलेज नहीं होता। उसमें हम कहीं ब्लफ मार जाते हैं, कोई इस तरह की बात कर जाते हैं जिनके बारे में हमें आइडिया नहीं होता। तो कोशिश करें कि अपने वो स्फेयर के अंदर उनको रखें जहाँ पर आपका नॉलेज ज़्यादा बेहतर है। और कॉन्फिडेंस जहाँ की बात है वो आपको शैटर करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। ये वो अल्टीमेटली वो आपके साथ इस लेवल पे भी आ जाएंगे कि शायद आपको लगेगा कि अभी उठ के आपके साथ वो कुछ करने लगे हैं, बट आपको वही कामनेस आपकी, क्योंकि बीइंग अ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब आपका एक पेशेंस भी वो देख रहे होते हैं कि आप कितने पेशेंट हैं। अच्छा, ये बताइए आदिल हमारे देखने वालों को कि आपके नज़दीक सक्सेस क्या है, आपके नज़दीक फेलियर क्या है, और आप सक्सेस और फेलियर को किस तरह डिफाइन करते हैं? मेरे ख्याल से सक्सेस और फेलियर का जो डिफरेंस है वो इस चीज़ से रिलेट करता है मेरे नज़दीक कि आप सोसाइटी को पे बैक क्या कर रहे हो। ठीक है। आप हमारे हर इंसान के ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट होते हैं। नो डाउट हर इंसान के अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कलेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं। और मेरे नज़दीक सक्सेस और फेलियर ये नहीं है कि आप कोई चीज़ अचीव कर लो। फॉर एग्जांपल आप कम्पिटिटिव एग्जाम की बात करो तो ये सक्सेस मेरे नज़दीक नहीं है कि आपने किसी पोस्ट के ऊपर आप आ गए हो। ठीक है। सक्सेस और फेलियर मेरे ये नज़दीक ये है कि आप किसी पोस्ट पे बैठ के क्या जो आपके सफेयर के अंदर आप सोसाइटी में चेंज ला सकते हो वो ला रहे हो या नहीं ला रहे। ठीक है। अगर आप वो लाने में कामयाब हो जाते हो, अपना पार्ट प्ले कर देते हो, तो मेरे ख्याल से वो सक्सेस है। ठीक है। और अगर नहीं कर पाते तो डिस्पाइट कि आपने कम्पिटिटिव एग्जाम पास कर लिया, एलोकेट हो गए, तो आप मेरे ख्याल से तो वो फेलियर है। ठीक है। तो बहुत अच्छे से आपने डिफाइन किया अपने सक्सेस और फेलियर के कॉन्सेप्ट को। तो आपने एक सक्सेस अचीव तो एक मतलब ज़िंदगी में एक चीज़ की, तो आपने क्या डिफरेंस फील किया अपने इर्द गिर्द सराउंडिंग में लोगों का और ख़ुद अपने अंदर इस
जो सक्सेस है उसने आपको कैसे तब्दील किया? जहाँ तक सराउंडिंग में लोगों की बात है तो मैंने काफ़ी लोगों को इंस्पायर होते देखा अपने से कि समहाउ कुछ मेरे दोस्त थे, कुछ इवन मेरे छोटे भाई है, तो वो लोग थे जो समहाउ कहते थे कि नहीं जी हमने कम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ नहीं जाना, या ये इज़ नॉट आवर कप ऑफ टी। बट विद दिस थिंग उनके माइंडसेट चेंज हुआ और उन्होंने कहा कि नहीं, दिस इज समथिंग दैट वी शुड आल्सो डू। और जहाँ तक अपनी पर्सनालिटी की बात है तो डेफिनेटली एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर आई। अगर मैं आपको अपनी बात करूँ तो सोसाइटी को देखने का जो पर्सपेक्टिव है वो ज़रूर चेंज हुआ ड्यूरिंग प्रिपरेशन, ड्यूरिंग इंटरव्यू की प्रिपरेशन और लेटर ऑन अभी। तो वो जो सोसाइटी को जिस प्रिज्म से मैं पहले देखता था शायद अब उस प्रिज्म से नहीं देखता, तो अब वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर होती है कि नहीं अब मैं एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ घूम रहा हूँ। ठीक है, नोआ से अपने एफिलिएशन के बारे में थोड़ा बताएंगे। आप नोआ में कब आए और यहाँ पे आपको आके कैसा लगा, और यहाँ पे जो एक आपके सारा लर्निंग प्रोसेस था उसके बारे में थोड़ा। जैसे मैंने पहले भी बताया कि मेरा पहला जो एक्सपीरियंस था, या जो मेरा पहला इंट्रोडक्शन था कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरफ, तो वो नोआ के थ्रू था और दैट वाज बैक इन 2020। और तब आई थिंक 2 to 9 बैच था हमारा और मैं बिल्कुल नेव था, 6 सेमेस्टर था मेरा। और वो सारा प्रोसेस जो बेसिक फाउंडेशन है वो नोआ की तरफ से रखी गई। लेटर ऑन मॉक्स के लिए और जितने भी टीचर्स हैं यहाँ पर उनके साथ मेरी जो ऑन एंड ऑफ जो है वो ज़रूर उनसे मैं गाइडेंस लेता रहा। और मैं ये बिलीव करता हूँ कि तमाम टीचर्स का इसमें बड़ा रोल होता है और इंस्टीट्यूशंस डेफिनेटली उनका बड़ा अहम किरदार होता है आपकी इंतमा, और इन द सिमिलर वे नोआ का भी किरदार तो है। ठीक है, तो नोआ में आपके फेवरेट टीचर कौन है? हाँ, ये ज़रा मुश्किल सवाल है। और समहाउ मेरी अगर आप टीचर्स की बात करें तो जब हम पढ़ते थे और नया नया तब 2018 जो बैच था CSS का उसकी एलोकेशन हुई हुई थी, तो हमारे एसए के टीचर हुआ करते थे अब्दुल्ला खान साहब, वो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अंदर हैं। तो वो उनके साथ शुरू में मेरी काफ़ी अच्छी एफिलिएशन हो गई और वो उनके साथ वो मेरे मतलब एक अच्छा कह सकते हैं कि बड़े भाई की तरह, एक अच्छे टीचर की तरह उन्होंने मुझे गाइड किया। इन द सिमिलर वे सर फरीद हैं, हसन अली गोंदल साहब हैं, सर अली हैं, इवन आतिफ साहब हैं, तो इन सारों ने बड़ा अच्छा गाइड किया। इन द सिमिलर वे सर अली शाहब साहब हैं, ये तमाम के तमाम जो हैं इन्होंने ऑन एंड ऑफ जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ी इन्होंने मेरी हेल्प की है। यानी जो नोआ के बारे में कहा जाता है कि नोआ इज़ लाइक अ फैमिली, तो आप इस चीज़ हाँ डेफिनेटली नोआ इज़ लाइक अ फैमिली। अच्छा आदिल, हमारे देखने वालों को और जो भी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी एस्पायरेंट्स हैं जो PMS और CSS के ख्वाहिशमंद हैं, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? मेरा मैसेज यही है कि अगर आप इस सिविल सर्विसेज में आना चाह रहे हैं तो ये सिंपल प्रिपरेशन की मेरी ये स्ट्रैटेजी होती थी और मैं यही सबको गाइड भी करता हूँ कि इंसान के हाथ में एफर्ट है, इंसान को एफर्ट करनी चाहिए। आप एफर्ट करें और बाकी जो सक्सेस है वो डेफिनेटली अल्लाह पे छोड़ दें। मैं अपनी प्रिपरेशन के अंदर भी ये खुद भी मैं ये सबक लिया मैंने और आगे भी मैं देता हूँ। मियाँ मोहम्मद बख्श साहब का एक शेर है कि माली दा कम पानी देना भर भर मशकां पावे, मालिक दा कम फल फूल लाना लावे या ना लावे। और जब आपकी एलोकेशन हो जाती है तो डेफिनेटली इस जो आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, जो आपको अल्लाह की तरफ से एक ब्लेसिंग मिली है, तो उसका कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव जो है वो पे बैक सोसाइटी की तरफ ज़रूर करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन। और बाकी आपको आपके जो भी मुस्तकबिल है एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर एंडियर्स। थैंक यू।